व्यवस्था के तहत परिचय कराया गया कि मुख्य वक्ता, लेकिन हम सब जानते हैं और मैं भी पिछले 15-20 साल से पूज्य गोवर्धन दास जी महाराज के विद्वत्ता के और समाज जागरण का जो उद्बोधन चल रहा है, इनके द्वारा उससे भली भांति परिचित हूँ। इसलिए ऐसे संत जनों के सामने मुख्य वक्ता जैसी बात तो नहीं, क्योंकि आपने बहुत ही सुंदर उद्बोधन जो संघ के विजयदशमी के उत्सव में होना चाहिए वो दिया, लेकिन फिर भी संगठन की व्यवस्था के तहत ये संघ का शताब्दी वर्ष का प्रारंभ है, उसमें जो कुछ विषय हमको लेकर के कार्य करना है उनको रखने का मैं थोड़ा प्रयास करूंगा। संघ कार्य को 99 वर्ष हो गए और इस विजयदशमी से ये संघ का शताब्दी वर्ष है। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, केशव राम बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने विजयदशमी के दिन 1925 में इस कार्य की स्थापना की और आज हम 100वें वर्ष में शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। दुनिया में बहुत बिरले ही ऐसे संगठन और ऐसी संस्थाएं हुई हैं जो 100 वर्ष पूरे करते समय और अपने एकदम चरमोत्कर्ष पर कार्य को लेकर जा रहे हों, और ऐसा समय इसमें संघ कार्य का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा महाराज श्री ने कहा कि हिंदू समाज का अभी ये स्वर्णिम काल है। हम सबको ध्यान है बंधुओं, जब डॉक्टर साहब ने संघ कार्य का प्रारंभ किया, ऐसे पथ संचलन की कल्पना तो कर ही नहीं सकते थे। आज से 100 वर्ष पहले और भी समाज का बड़ा विभत्स दृश्य था। हिंदुत्व को लेकर के या ऐसे हिंदू संस्थाओं की शोभा यात्राएं और ऐसे रूट मार्च, पथ संचलन कुछ धार्मिक संस्थानों के आगे से निकालना बहुत मुश्किल था। जब पहला संचलन डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर के अंदर निकाला तो वो स्वयं अपने गले में इतना व्यवस्थित घोष नहीं होता था, ढोल डाल करके, और उन्होंने वो संचलन निकाला और ऐसे मोहल्लों में से जहां बहुत मुश्किल था, और मस्जिद के आगे आज भी पत्थर फेंक दिए जाते हैं, शोभा यात्राओं में आज भी ऐसे मोहल्लों में पत्थरबाजी हो जाती है। उस दौर में तो और भी कठिन था, लेकिन उस काम का सबसे पहला बीड़ा उठाया डॉक्टर हेडगेवार जी ने, और उसी का परिणाम है आज कि हमारे एकदम इस सीमावर्ती क्षेत्र में, इस धोरीमना खंड जिसको तहसील कहते हैं, हम अभी हर मंडल तक आप सभी स्वयंसेवकों ने पथ संचलन के कार्यक्रम किए हैं। यानी 12 मंडल में 12 पथ संचलन, आज इस खंड का ये अंतिम संचलन है। पूरे प्रांत में से सैकड़ों संचलन हो रहे हैं, हजारों की संख्या में। ये संचलन, ये रूट मार्च जैसा प्रारंभ में बताया गया कि सज्जन शक्ति को जागृत करने का एक संबल प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। दुर्जनों को संचलन देख करके या ऐसे जागृत भाव से निराशा हाथ लगती है। और वैसे भी उसी समय आजादी के दौर में, उस स्वतंत्रता आंदोलन में महान क्रांतिकारी वीर विनायक दामोदर सावरकर हुए। उन्होंने उस समय कहा था, आज से 100 वर्ष पहले, कि भारत में राजनीति का हिंदुत्वकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण नहीं होगा, तब तक हम इस समाज और इस संस्कृति को नहीं बचा सकते। आज ये दृश्य दिखाई देने लगा है कि राजनीति का हिंदुत्वकरण होता हुआ बिल्कुल स्पष्ट पिछले कुछ वर्षों से दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा दृश्य दुनिया का है और आज भी समाज का ऐसा है, कुछ उदाहरण महाराज श्री ने हमारे सामने रखे भी, कि ऐसी परिस्थिति में अपनी आत्मरक्षा और आने वाले समय में स्थान स्थान पे ऐसी जो पूरी दुनिया में बहुत से देशों में गृह युद्ध की जो स्थितियां बनी हुई है, कभी भी ऐसी स्थिति हमारे देश में अनेक स्थानों पे होती है, कब भी हो सकती है।
उन परिस्थितियों में एक तरह का सैनिक प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि हम हमारी स्वयं की रक्षा कर सकें। सैनिकीकरण का मतलब है हमारे प्रत्येक देवी देवता के हाथ में शस्त्र है। आज हमने विजयदशमी का उत्सव मनाया है शस्त्र पूजन करके। तो ये सार्वजनिक उत्सव में शस्त्र पूजन नहीं, हम हमारे घरों में भी शस्त्र पूजन, और हम शास्त्रों की रक्षा तभी कर पाएंगे जब हमारे पास शस्त्र होंगे, अस्त्र शस्त्र होंगे। अब उसका प्रकार क्या होगा, किस तरह से होगा, ये बहुत आने वाले समय को ध्यान में रखते बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसकी चर्चा रोज हम आपस में करते हैं। संघ का ये जो शताब्दी वर्ष है, इसमें विशेष रूप से कुछ विषयों को लेकर के कार्य करने की जो हमको व्यवस्था दी गई है, प्रेरणा दी गई है। जैसे गीत में भी आया, इन दिनों में खूब चर्चा का विषय है कि पंच परिवर्तन, 5 कार्यों के माध्यम से हम वर्ष भर समाज में परिवर्तन का कार्य करेंगे। वो 5 कार्य मिलकर के, और जैसा देश की सरकार भी और पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि इस देश को जब आजादी के 100 साल होंगे उस समय हम विकसित भारत बनाएंगे, उस तरह की योजनाएं रचनाएं हो रही हैं। तो संघ ने भी ऐसा तय किया है कि विकसित भारत तो बनेगा, लेकिन समाज में अगर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो केवल भौतिक सुख सुविधाएं खड़े करने से, जो सरकार की परिभाषा में आता है, उस विकसित भारत से इस समाज और इस संस्कृति का भला नहीं होने वाला। इसलिए ये जो पंच परिवर्तन का कार्य हम समाज जागरण में चलाएंगे, उसमें पहला काम है जैसे समरसता, सद्भाव। अध्यक्ष जी ने हमारे सामने एक आह्वान भी किया इस बात की, जो इन्होंने पीड़ा व्यक्त की, 2 टेंट और 2 जाजम, ये इस पश्चिमी राजस्थान और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ की एक बहुत बड़ी पीड़ादायक स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन संघ के संशोधकों में ऐसा नहीं है और प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसे स्थान स्थान पर बहुत उदाहरण अब होने लग गए हैं कि पहल करने वाले लोग समाज में आगे आ रहे हैं, और किन्हीं कारणों से ऐसी कुरीतियां थी तो उनको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कहने का मतलब कि जो हिंदू समाज की व्याख्या की गई, महाराज जी ने जंगल और मनुष्य के तीनों वर्णों के शरीर के हिसाब से, वो बहुत सुंदर व्याख्या और समझने का विषय है। लेकिन बंधुओं, जैसा अध्यक्ष जी की पीड़ा थी, उन बातों पे हम ध्यान नहीं दिया तो जो जंगल है उस जंगल को काटने का काम भी लोहे की कुल्हाड़ी तब करती है जब उसमें लकड़ी का हत्था लगता है। पेड़ तभी कटता है जब कुल्हाड़ी में, लोहे में लकड़ी का हत्था लगता है उसी पेड़ का। तो हमारे समाज में ही हम सब इतना होने के बाद भी स्थान स्थान पर ऐसे लोग खड़े नहीं हो जाएं जो ऐसी कुल्हाड़ियों में हमारे समाज के लोग हत्था बनने का काम कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए सामाजिक समरसता, सद्भाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसकी चर्चा करना मैं संक्षेप में यहाँ आवश्यक समझूंगा। स्वतंत्रता आंदोलन में और अभी इन दिनों में जो कुछ परिस्थितियां बन रही, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में कुछ बातें फिर 100 साल पहले हो रही थी वैसी पुनरावृत्तियां होने लग गई हैं, ऐसा लग रहा है। उस समय भी इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम से अलग अलग चुनाव हुए, अंग्रेजों ने बंटवारा किया, सब किया, बड़ी जिन्ना ने फिर यहाँ तक बाध्य कर दिया यहाँ के राजनेताओं को कि देश का विभाजन करना पड़ा धर्म के नाम पर। उसी समय जो पूरी पाकिस्तान बना, आज का तो जो बांग्लादेश कहलाता है, पिछले दिनों खूब चर्चा में रहा, वहाँ का जो समाज है उसके साथ किस तरह की एक तरह से अत्याचार की, प्रताड़ित करने की कैसी कैसी दुर्घटनाएं हुई और आज भी हो रही है, वो सब हम सोशल मीडिया से भी आजकल जानने लग गए हैं। लेकिन ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ कि उस दौर का सबसे बड़ा उस क्षेत्र का दलित नेता जो कहलाया वो था जोगेंद्र नाथ मंडल, और उस समय अंबेडकर जी से भी ज्यादा चर्चित, और उस दौर में उस पूर्वी जो यानी बंगाल था वो उसका क्षेत्र था, उसका इतना बड़ा नेता था
कि जब अंबेडकर जी को भी कांग्रेस ने चुनाव हराने की योजनाएं बनाई तो वो संविधान सभा में जाने के लिए अपने क्षेत्र में ले जा करके और उन्होंने चुनाव जितवाया। क्यों? वो जिन्ना के साथ थे और मुस्लिम दलित गठबंधन को लेकर के काम करते थे। और इतने तक कि पूरे उस आंदोलन में उन्होंने ये तय किया कि दलितों का भला जिन्ना के पाकिस्तान में ही होगा, इनका जो हित है, हितों की पूर्ति नेहरू और गांधी के भारत में नहीं हो सकती, पाकिस्तान में हो सकती है। इस सीमा तक वो गए और उसके कारण दोनों ही तरह साइड के, चाहे पश्चिमी और पूर्वी, बांग्लादेश तो बाद में बना है, हजारों लाखों की संख्या में दलित समाज के लोग इस भरोसे बैठे रहे कि जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे नेता हमारे साथ हैं तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, हितों की पूर्ति यही होगी। वो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री और श्रम मंत्री बनाए गए। लंबी कहानी है, पढ़नी चाहिए, उस इतिहास को समझना चाहिए। लेकिन मित्रों, थोड़े ही दिनों बाद स्थिति क्या होती है कि उसके साथ वो व्यवहार होने लगता है जो इस समाज का पूरी दुनिया में पिछले 1500 साल में जैसा इतिहास है, और वो छोड़ करके वो वहां से प्रताड़ित होकर के भारत में आते हैं, कलकत्ता में शरण लेते हैं और गुमनाम जिंदगी जीते हुए 1968 तक जीवित रहते हैं। 1938 में उनकी मृत्यु होती है। यह है जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी। लेकिन वैसा ही मैं जब इस क्षेत्र में घूमता हूं, वो बड़ी घटना है, लेकिन जब लगता है कि यहां भी कुछ लोग जोगेंद्र नाथ मंडल बनने को लालायित हो रहे हैं। अरे आप तो अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति कर लोगे, लेकिन उस एक व्यक्ति के कारण जो लाखों की संख्या में हमारे तथाकथित जो शब्द भी चलता था दलित के नाम से कहलाने वाले हिंदू रह गए, और उनके साथ जो दरिंदगियां हुई और आज भी हो रही हैं हमारे से लगते हुए सिंध क्षेत्र में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कितना बुरा हुआ और आज बचे हुए हैं उनके साथ भी होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी लंबी दर्दनाक कहानी है। इसलिए समाज में फिर से ऐसे जोगेंद्र नाथ मंडल खड़े नहीं हो, वो उनका समाज भी समझे, इतिहास से सबक ले, ये बातें पढ़े, और हम भी ये सामाजिक समरसता के माध्यम से समाज में ऐसा कार्य करेंगे। दूसरा, पंथ परिवर्तन में स्वदेशी का भाव, स्वत्व का भाव, दुनिया में वही देश आगे बढ़ता है जिसका स्वदेशी का मतलब सरल भाषा में, इस क्षेत्र में हम उन बातों को आज भी जीवित रखे हुए हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भवन, इन 5 बातों को, इन 5 व्यवस्थाओं को हमने अगर बचा के रख लिया तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? भाषा चली गई तो कुछ नहीं, पहनावा वेशभूषा के कारण कैसी विकृतियां आती हैं उसके उदाहरण सामने आ रहे हैं। भोजन के कारण स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पूरा विषय है, और फिर हमारा भजन, हमारा संगीत और गीत किस तरह का है वो भी बदल रहे हैं, उससे बचना पड़ेगा। आज जागरण के नाम से डांस होने लग गए हैं। ये चीजें, इन बातों को मैं विस्तार से नहीं जाकर के आपको संकेत रूप में बता रहा हूँ। और हमारा रहन सहन, भवन कला भी इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि भवन कला का भी मैं कल ही पढ़ रहा था, इतना सा उदाहरण कि चाइना ने भी 12 महीने से एक अभियान चला रखा है कि कोई भी, चाहे ईसाई और मुसलमान हो, इनके भवन है दो, इनकी मस्जिदों के गिरजा करके उनको भी सबको गिरा करके हमारी चाइनीज जो परंपराएं और संस्कृति है उसके हिसाब से उनको बनाया गया है। वो अलग लंबा विषय है, लेकिन ये सब स्वास्थ्य से, परंपराओं से, रीति रिवाजों से, स्वत्व का जुड़ा हुआ विषय है। इसी तरह तीसरा विषय जो हमारा है पर्यावरण। अगर हम पर्यावरण को नहीं बचा पाए तो हमारा जो विकास है और आने वाला समय जिस तरह का हो रहा है और जिस तरह की बीमारियां और बहुत सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, पूरा इस विषय को लेकर के विश्व चिंतित है कि जिस दिन इस धरती का, पृथ्वी का टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड हो गया, प्रलय मच जाएगी। इस बार गर्मी में हमने देखा कि सोलर की प्लेटें लगने वाले कुछ क्षेत्रों में 58 डिग्री तापमान भी देखा गया है अपने जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ दिनों के, कुछ समय के लिए।
तो कहने का मतलब पर्यावरण को बचाने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, इस पर्यावरण दिवस को दुनिया को मनाना चाहिए। ऐसे प्रयत्न भी चल रहे हैं संस्थाओं के, खेजड़ली का, विष्णु समाज का, और वो जो लंबी बहुत प्रेरणादायक कहानी और फिल्में थोड़ी बहुत हमने देखी होंगी संघ के कार्यक्रमों में, उस दिन को लेकर के बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो पूरे विश्व में ये बड़ी समस्या है, उसको बचाने के उपाय भी हमारी संस्कृति और हमारे समाज और इतिहास में से उदाहरण है, उनको हम दुनिया में प्रचारित करेंगे तो और ज्यादा दुनिया को बचाने में हम सिद्ध होंगे। क्योंकि ऐसे पर्यावरण सम्मेलनों में मैं विश्व स्तर में कई बार जाता रहा हूँ, 5-6 सम्मेलनों में गया हूँ। अब जाकर के नई सरकार के समय ऐसे मुद्दे जो हमारी संस्कृति से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, ये शुरू हुए हैं। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ तक समझौते और कानून बनने लग गए थे कि ये जो गाय और यानी हमारा पशुधन घूमता है और ये जो गोबर करते हैं और जुगाली करते हैं, इससे जो कार्बन छोड़ते हैं और घरों में लकड़ियां जलाते हैं, सबसे ज्यादा दूषित हो रहा है। इतनी धरती को दूषित कर दिया, परमाणु बम छोड़ दिए, लेकिन मुद्दे क्या बना रहे थे? जुगाली बंद होनी चाहिए, खुले में गोबर बंद होना चाहिए, लकड़ी जलाना बंद होना चाहिए। और ऐसी बेहुदी बातों को यहाँ के लोगों ने, हमारी सरकारों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया था। लेकिन 2015 के पेरिस सम्मेलन के बाद वो सब बातें बदली हैं। ये बहुत बड़ा विषय हमारा पर्यावरण का। चौथा विषय है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन से मतलब है परिवार, और उस परिवार में ये सब बातों की जानकारी। उसके कई प्रकार हैं। परिवार व्यवस्था दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारी व्यवस्था, और किसी का भी शासन रहा हो, कैसी भी बुरे दिन रहे हो, इस देश की इस सनातन संस्कृति को, अर्थव्यवस्था को बचाने में सबसे बड़ा योगदान हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था को रहा है। उसके और भी कई पक्ष हैं। वर्तमान में ये भी है कि ये जो सब चर्चाएं हम करते हैं, इन चर्चाओं की, इन बातों की जानकारी हमारे परिवारों में भी होनी चाहिए। नहीं तो फिर हमारे माता बहनें लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, कहीं कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि देखते हैं, हम कॉलेजों में जाते हैं, महाविद्यालय के विद्यार्थियों को दुर्भाग्य से शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम ऐसा रहा कि क्या चल रहा है दुनिया में पता ही नहीं है। यरूशलेम क्या है, यहूदी क्या है, यूक्रेन में भी क्या चल रहा है, जिहाद क्या है। नहीं, मैं ऐसे 20 विषय जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की नौकरियों की, और उन विद्यार्थियों को भी ऐसी बातों की आप चर्चा करके देखिए। ये जो जीवन को बचाने के विषय, भविष्य में हमारे अस्तित्व के विषय, इनकी जानकारियां तक नहीं है, तो उनसे हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसलिए बंधु, ये परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन का है कि ऐसे विषयों से हमारे बच्चे, हमारी माता बहन, हमारे सब ऐसी चर्चाएं और ऐसी जानकारियां उनको होनी चाहिए। और बाकी जो दूसरे विषय संयुक्त परिवार के, और वो सब हम करते भी हैं। हमारा मारवाड़ उन बातों में भी बहुत आगे है दुनिया में, और हम कई बातों से बचे हुए हैं। और 5वां जो विषय है वो है इसका नागरिक शिष्टाचार। जिस तरह की बात अभी संविधान का भी विषय आया और ऐसा आया, नागरिक शिष्टाचार या नागरिक कर्तव्य का मतलब यह है कि संघ में तो पहले दिन से ही शाखा में ये बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन आज जो समाज के नवधनाढ्य लोगों का जो व्यवहार हम देख रहे हैं, यानी बहुत तेज गति से अवैध या गलत धंधों से जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, उन लोगों का जो व्यवहार है समाज के दूसरे लोगों के प्रति, यानी सरकारी संपत्तियों के प्रति, उन छोटी छोटी बातों की गिनती करेंगे तो विषय लंबा हो जाएगा। लेकिन राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की चीजों के प्रति ऐसा एक व्यवहार जो होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, उसका पालन नहीं करके कैसे भी करके मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे निकलना है, उसके प्रकार से भ्रष्टाचार हो, नियम तोड़ना हो, कुछ भी हो, पढ़े लिखे लोगों में भी अगर ऐसा ये बढ़ता गया समाज में, तो शिक्षा होने से, आर्थिक विकास होने से कुछ नहीं होने वाला। दुनिया के ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं कि वो तहस नहस हो गए, उनमें ये भाव नहीं बचा। तो और इसका उदाहरण एक घटना में संशोधकों से जुड़ी बताता हूँ, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी ने पहले दिन से ही कहा था, उनसे पूछा कि संघ कार्य कितना करना है, तो कहा कि गांवों में 1% और शहर और कस्बों में 3% संशोधक जिस दिन हो जाएंगे तो संघ का कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन वो 3% और 1% वो किस तरह के
नागरिक कर्तव्यों का पालन करने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत समाज में इतना हो जाए तो समाज उस दिशा में चल सकता है, नहीं बहुत मुश्किल है। हम डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में थे कुछ वर्ष पहले, तो यूरोप के जो हमारे प्रचारक राम वैद्य जी वहां आए हुए थे संघ कार्य से, मिलने गए तो एक जिज्ञासा हुई। हमने सबसे पहला प्रश्न उन्हीं से पूछा कि राम जी भाई साहब, आप 12 साल से यहाँ संघ के प्रचारक को यूरोप में काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ सबसे बढ़िया बात या ऐसी क्या है लग रहा है संघ कार्य करते हुए? तो उन्होंने कहा यही जो मैंने बात कही कि इन यूरोपीय देशों में जो डॉक्टर साहब ने कहा कि 3% और 1% उससे भी ज्यादा प्रतिशत वाले लोग हैं, लेकिन काश वो हिंदू नहीं है। इसलिए हम संघ का काम उनको संशोधक तो इस गति से बता नहीं सकते, लेकिन जैसे संशोधक चाहिए वैसे लोग ये पहले से यानी अपने देश के प्रति जो मैं बात करना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे, ऐसे यहाँ हैं। तो कहने का मतलब इस शताब्दी वर्ष में इन सब पंच परिवर्तन यानी 5 बातों को लेकर हमारा साल भर विभिन्न प्रकार के देश भर में से कार्यक्रम चलने वाले हैं और लाख से अधिक शाखाएं स्वयंसेवकों का व्याप। इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक, आज ये विजयदशमी तो वैसे आज तो चतुर्थी आ गई है, चौथ का व्रत है, लेकिन अभी भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं विजयदशमी के। तो इस विजयदशमी के उत्सव से जो हमारा शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है, इसमें जितने भी कार्यक्रम आएंगे, इस बार के शताब्दी वर्ष डॉक्टर जी की शताब्दी मनाई हमने, श्री गुरु जी की मनाई, लेकिन उनका स्वरूप अलग था। संघ अपना शताब्दी वर्ष इस बार बहुत बड़े बड़े भव्य आयोजन और ज्यादा धूम धड़ाके और प्रचार करके नहीं, वास्तव में समाज में कुछ परिवर्तन हो और संघ का कार्य 100 साल के बाद भी और दिन दुना रात चौगुना बढ़े, इस तरह के कार्यक्रमों की रचना की गई है। तो उसमें हम अपना अधिकतम समय देकर के और इन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे अपने क्षेत्र में भी, क्योंकि इन सब परिवर्तन को करने के लिए पंच परिवर्तन है, उसी तरह पंच मक्कार भी हैं। उनकी चर्चा अभी मैं नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे मक्कार लोग भी हैं जो इन कामों को करने में बाधाएं डालेंगे और बाधाएं डालना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन उसके लिए ये हम जब समाज परिवर्तन के ऐसे कामों के द्वारा और आत्म सुरक्षा के भाव से समाज को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से जो बार बार